बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्याल था कि आज फ़रोग़ नसीम साहब जिन्होंने कल बड़ा एक इंटरव्यू दिया, उससे पहले भी ये कह चुके हैं नैब के चेयरमैन के बारे में जो उन्होंने तौसीफ़ी कलमात फरमाए और जो आगे जो अज़ाइम थे असम्बली में नैब के ऊपर और चेयरमैन को रखने के लिए बिल लाने पर, तो उससे खाली बात होगी। लेकिन आज दोपहर में अभी कोई घंटा 2 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शिबली फराज साहब के साथ बैठ के उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कुछ फरमुदात आलिया फरमाए। तो मेरा ख्याल था कि उसको भी हम जो है अंदर शामिल गुफ्तगू कर लें। और सबसे पहले मेरी अभी कुछ देर पहले फजल रहमान साहब जो कि लाहौर आए थे एक दिन के लिए, कोयटा से लाहौर पहुँचे, अब यहाँ से अभी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं, तो उनसे मुलाकात जो ब्रीफ हुई है, मुलाकात तो तफसील से हुई है लेकिन जो बातें करने की हैं वो कम ही हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो करने की नहीं हैं। मुजीब शामी साहब ये घर उन्हें ताज़ियत के लिए आना था उनके भाई के अफसोस पर, तो शामी साहब ने इतला दी तो मैं भी पहुंच गया और वहाँ पे और भी कुछ दोस्त थे। फ्रूटफुल गपशप लगी। अब उसमें 2-3 चीज़ें जो थी जो मुझे शेयर करनी हो, ये बातें तो खैर उन्होंने बहुत सारी कहीं कि ये कोट करने वाली नहीं है और इसलिए मैं कोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो उसका नटशल है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है यह है कि मैंने पहली दफ़ा उनके अंदर यकसुई नहीं देखी। ये चूँकि मेरी ऑब्जर्वेशन है तो इसलिए मैं आज़ाद हूँ कहने में। और फजल रहमान साहब जब बात करते हैं और कई दफ़ा पीछे से उनको पता होता है कि शायद उस तरीके से उसके नताई ना ले सकें, लेकिन उनके अंदर एक यकसुई होती है, एक असर्टिवनेस होती है और एक लगता है कि एक बात के अंदर एक इस्तेकाम होता है। तो मैंने उसमें आपको जो लोग मालूम फजल रहमान साहब से राब्ते में रहते हैं और जो उनकी सियासत, उनकी तकरीरें, उनके इंटरव्यू उनको देखते रहते हैं, तो वह यकसुई नज़र नहीं आई। और ज़ाहिर है कि उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान जो है, मेरा ख्याल है कि मैंने कल तो वैसे ये जो है किसी और पैराए में 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था उनके 2019 के धरने से लेके और इलेक्शनों के 2018 इलेक्शन के बाद उनका ख्याल था कि असेंबली में जाना नहीं चाहिए, और फिर 2020 के जो है PDM के जो एहतजाजी जो तहरीक थी उस सब में उनको अंदर से पता है, वो घायल हैं कि उनको किस बुरी तरह से उनके साथियों ने उनके पीठ में, साथी जमातों ने उनकी पीठ के पीछे खंजर घोंपे। ज़ाहिर है उनके इस बात में दो राय नहीं थी कि ये सब कराने वाले हमेशा से पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, और वो हमेशा उनका बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं जी कि ये जो है निज़ाम जो है जो हस्ती है वो चूँकि वही चला रहे हैं, तो उन्होंने, और इलेक्शन वगैरह ये एस्टेब्लिशमेंट का इशू है, इमरान खान का इशू नहीं है, चुनाचे ये सारा उनके किराए की है। लेकिन मुझे फ़िक्र ये लाहक हो गई कि चंद महीने से लेके और 1.5 साल तक इलेक्शन होने वाले हैं। जब इलेक्शन होने वाले हैं तो अपोजिशन का और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया और इस्टेब्लिशमेंट के मोहरा बन के PDM की मूवमेंट को जिस तरीके से सबुताज किया, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का सब जो है सबुताज करना जो है वो बड़ा तकलीफ़ देता है। अगेन उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से कहा कि मुस्लिम नून का जो मौक़िफ़ है PDM के अंदर एक ही है और वही मौक़िफ़ है जो PDM का, उसके अंदर कोई वहाँ पे मुफाहमत या मुखासमत कोई बयान ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी और उनके तफक्कुरात थे कि ये जो आजकल मुस्लिम लीग के अपने अंदर जो इर्ताश आया हुआ है, जो मैंने कल भी जिक्र किया है, जो आपस में एन इलेक्शन जो है उनकी कैंपेन जो है, वो कहते हैं इस वक्त एहतजाजी तरीक नहीं बल्कि इलेक्शन कैंपेन जो है अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल सामने खड़ी, दहलीज पे खड़ी है, इसको उन्हें चंद लम्हों बाद शुरू कर देना है। तो उसके अंदर इस तरह का तासुर क्या खुल के मीडिया में जिस तरीके से मुस्लिम लीग के लीडर्स आए हैं। तो बहरहाल एक तो ये सूरत हाल थी। हमारे फजल रहमान साहब की 2-3 बातें जो नटशल ये है कि एक उनको उनके मुझे लगा कि उनके अंदर यकसुई नहीं है और उसकी वजूहात जो थी
वो कुछ जो मैंने बयान बता दी हैं, और साथ वो समझते थे कि फ़ौज जो इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क की इस वक्त कुल्ली इंचार्ज है और जो निज़ाम है वो एक ऐसा निज़ाम है कि हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन निज़ाम है, तो इसके नताइज जो है बड़े खौफनाक निकले हैं। और पाकिस्तान जो है बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल से, मैंने कल भी कहा था, उन्होंने आज उसकी तायीद की है कि पाकिस्तान जो है एक आतिश फ़शां जो फटने वाला है उसके बिल्कुल ऊपर जो है दहाने के ऊपर बैठा है, और अल्लाह ताला इस कंपनी मुल्क पे अपनी रहम करे। दूसरी बात है फ़रोग झूठ। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक जराइम पेश आदमी है। जिस बंदे ने अल्ताफ़ हुसैन का कारिंदा बन के अपनी सियासत में किरदार अदा किया हो, और जो अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहता हो, नेल्सन मंडेला के साथ मिलाने का मुराद है कि वो एक दिन दहाड़े झूठ बोलने में और मक्कर करने में और फ्रॉड करने में वो अपनी जो है मिसाल आप है। फिर अल्ताफ़ हुसैन ये कैसे लड़ता रहा? जो बंदा एक जराइम पेशा, सिक्का बंद जराइम पेशा, जो कातिल मर्डर, जो 1985 से शुरू किया हुआ है इस तरह की वारदातें, और जो हर तरीके से छाया हुआ है, उस बंदे के ऊपर आप ये कहें कि जी वो आपको नाक से उसकी मदद सराई करें, उसको नेल्सन मंडेला कहें, उसके कैसे लड़ें। आज वो जो पिछले 3 साल से जब से इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने फिट कराया है, बंदा मोहरा ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये जितने लोग हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ फवाद चौधरी साहब हो गए, आज़म स्वाति हो गए, ये डॉक्टर बाबर अवान हो गए, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। ये सारे एक पूरी एक तरतीब है इनकी, और वहाँ पर अजीब गरीब है जो एस्टेब्लिशमेंट मोहरे नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं कि गए ये दूसरे ममालिक के मोहरे हैं। वो इसमें मैं कभी बात करूँगा, जो वज़ीर और दूसरे जो इमरान खान साहब के जो सारे करीब 3 लोगों में से हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि ये बैन-अक़वामी एजेंसियों के मोहरे हैं। तो अजीब एक कशमकश है। तो उन्होंने फरमाया कि जी जो जावेद इकबाल है उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट ध्यानदार जो वो नैब का जो चेयरमैन है वो बने नहीं है। वो कहता है जी ख्वाजा का गवाह डड्डू। और वो एक वीडियो जो है वो कमाल की चीज़ है, उसने कईयों को ढेर किया है। अरशद मलिक के सामने आई, जो सामने आ चुकी वीडियो में उनकी बात करूँ, जो नहीं आई वो जो ढेर हुए लगते हैं उनके बारे में बयान अगला बैग, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है या कोई हाई कोर्ट में बैठा है या कोई नैब कोर्ट में बैठा है या किसी ड्रग्स कोर्ट में बैठा है या किसी जगह पे, उनके बारे में ये है कि ये इनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके फैसले बोलते हैं। वो कहते हैं जज नहीं बोलता है, जज का फैसला बोलता है। तो जज के किरदार जो है उसके फैसले से पता चलता है कि इसका क्या किरदार है। और जो काजी फायद साहब के ख़िलाफ़ जो कोई एक्शन है, तो जिसको कहना चाहिए जैसे हुकूमत जो है, हुकूमत नहीं बोलती, ये तो बोल रही है ना, कारकर्दगी बोलती है कि ये अहल है या नाअहल है खुद ब खुद, और अपोजिशन उसकी अपोजिशन करती है। ये हुकूमत जो है ये बोल के अपोजिशन कर रही है, और वो कह रही है हमारा काम है अपोजिशन। वो आज फवाद चौधरी आज फिर बुरा है कि वो मैं बाद में उससे बात करूँगा कि अपोजिशन का काम जो है ये धरने करना नहीं है, ये हमारा काम है एहतजाज करना, ये कह चुके थे। खैर वो बाद में बात होगी। तो फ़रोग नसीम साहब ने जिस तरीके से चेयरमैन नैब की मदद सराई की, इतना बेशर्म आदमी है कि उसने वीडियो का जिक्र किया, कि तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। यानी कि एक वीडियो आपने दिखाई, एक वीडियो पे आप बकवास किया गया प्राइम मिनिस्टर, उससे क्या हम इसकी तहकीक करवाएंगे। आज दिन दहाड़े कह रहे हैं कि हमें कोई किसी ने कहा ही नहीं तहकीक के लिए, यानी कि उसके लिए कोई अपोजिशन कहती तो हम इसको देखते या कुछ करते। तो ये जावेद इकबाल को आप लेके आएँ, फिर देखें होता क्या है। यही मैं कहता हूँ, ये चंद चीज़ें हैं जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको ये तो पता चल गया है कि उनकी जो नीयतें हैं और उनकी जो हमेशा से जो वारदातें हैं वो इस तरीके से कपड़ों के बगैर नहीं हुआ करती थी। वो 2018 से लेकर 2014 के कंटेनर से लेके और पैनामा से लेके अब बरहना उनकी वारदातें जो है हमारे सामने, कौम के सामने मौजूद हैं। तो ये आम वाक़या नहीं है। ये कहना है कि उनको इसका एहसास नहीं है, एहसास है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि ये निज़ाम अगर नहीं बचता तो ये मैं फिर आगे बताऊंगा कि इनके साथ क्या हो सकता है, ये क्या होने वाला है कि किसी को मालूम नहीं। बहरहाल वो जो फरमा रहे हैं कि हम ले आएंगे यहाँ पे ऑर्डिनेंस ले आएंगे और चेयरमैन नैब को भी रखेंगे और उसके बाद उसको एक्सटेंशन भी देंगे, तो देखते हैं कि आगे वो जब इस तरह का माहौल पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी, तो अल्लाह करे कि इलेक्शन की बजाय एहतजाजी तहरीकें चले।
जिसका मैंने कल ही मिसाल दी थी कि अयूब खान के वक्त से लेके जनरल जवाहर हक साहब के वक्त में तो मैंने बताया कि सूरत हाल एकदम बदल गई। मुशर्रफ साहब से लेके और भुट्टो साहब से लेके ये तब भी होती है जब आप अपने रूल्स को मुस्तहकम करते हैं। चुनांचे ये देखें आगे क्या होता है, और फिर सिर्फ आगे क्या होता है, तो मतलब है कि बहुत ही बुरा होने को है हर दो सूरतों में, क्योंकि चेयरमैन नैब नहीं रखते तो ये मरते हैं, और चेयरमैन नैब रखते हैं तो मुल्क के अंदर जो हशर बर्पा होगा वो भी सारों के सामने आने को। और फवाद चौधरी साहब और शिबली फराज साहब उन्होंने इतवार का दिन चुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और बताया कि अपना पहले तो उसके अंदर शुरू तो किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर टैक्स से, बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प की, और फिर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हम बिल ले आएंगे, इलेक्शन कमीशन के मुंह में क्या रह जाएगा। वो भी आप करके देखें, जो मैंने फॉरन नसीम साहब के बिल के बारे में बात की है वो तो यहाँ पे भी सादिक हो जाएगी कि हशर बर्पा हो जाएगा। अब उन्हें फरमाया कि उन्हें कहा जी कि पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अलग-अलग, चलो मान लिया। दूसरा देखो कि ये इतने क्रुक और इतने सिक्का बंद किस्म के आदि मुजरिम हैं कि फरमा रहे हैं जी कि जो बकवास की गई वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ की गई। यानी कि ये मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने क्या फरमाया, और सारों ने फिर जाकर राजशान टीवी में तहरीक इंसाफ वाले पूरी ब्रिगेड की तरह बैठे थे। दूसरी बड़ी अहम बात की, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे नज़र, उन्होंने कहा जी जो कुछ हम कहते हैं मैं अपनी ज़ाती हैसियत से नहीं कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय नहीं होती, ये काबीना की राय होती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन को हमने गाली दी है और काबीना ने गाली दी है। तुम हमें नोटिस भिजवा रहे हो, तो आज़म स्वाति ने और मैंने गालियाँ दी हैं गंदी ज़बान, और फिर बड़े शाकी थे कि जी सदर पाकिस्तान वो ऐसा कोई अल्लाह ताला उसको माफ़ करे, मैं तो बड़े यकीन बड़ी इज़्ज़त करता था, लेकिन ग्रेजुअली अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो भाई से बात हुई थी और इमरान खान साहब को रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने कहा ये, और फिर जिस के कराची के अंदर लॉकडाउन के दिन जो इमरान खान पूरा पाकिस्तान बंद कराते थे और वो जिस तरीके से पुलिस को धक्के देते फिर रहे थे और कह रहे थे मैं फना कर दूंगा, लॉकडाउन हो गया, 1 दर्जन बंदा कराची लॉकडाउन कराता फिर रहा था और लॉकडाउन होगा। तो ये उनके औकात तो जो है, कहते हैं उनके सामने से इलेक्शन कमीशन वॉकआउट कर गया। खैर वॉकआउट उन्होंने क्या किया, वहाँ जो को उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बैठ के सुनते और हजम करके बैठे रहते, इतना बड़ा आईनी इदारा, और फिर इंसिस्ट करते हैं कि हम आईनी इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। वो कहते हैं जो कहते हैं हम जो कह रहे हैं हम उसको मानो। पार्लियामेंट के साथ जो क्या कर चुके हैं 2014 में, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपने मेन गेट से आने की इजाज़त नहीं थी, वो पिछले रास्ते से आते थे और उससे अपने सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाज़ों से दाखिल होते थे। ये सुप्रीम कोर्ट देख चुकी है, और फिर कहते हैं हमारा हम तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। कतई नज़र के इमरान खान फिर जो है 4-5 साल 6 साल मफरूर रहा, और अपने इक़्तिदार में आने के बाद उसको छुटकारा मिला कि फिर अदालतों ने इस हक़ में फ़ैसले दिए, घर के बाद नोटिस लगाए, और फिर ऐसे जाके थाने में जाकर अपने बंदे जो है वर्कर्स रिलीज़ किया और पुलिस वालों को तड़ियाँ लगाई, उसको भी एक तरफ रखें। बहरहाल वो सदर मोहतरम की इज़्ज़त करवाना चाहते थे, और फिर इस सिलसिले में मिसाल दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फ़िलिपाइन की। जी हाँ, फ़िलिपाइन की आप मिसाल मिलती है। जराइम के अंदर पाकिस्तान शायद उससे आगे है, फ़ौजी मुदाखलत में पाकिस्तान शायद उससे आगे है, और वो सारे लवाज़मात हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जो सारी अच्छाई फ़िलिपाइन में मौजूद है उस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन सुन लें, जब प्रेसिडेंट मार्कोस जिससे 1972 में मास्टरा लगाया था, और जो लगाया था उसी वजह यह है कि जी वो उसका इक़्तिदार जो ख़त्म हुआ उसके बाद कोई जवाब नहीं बन रहा था, उसे मास्टरा लगाया, और 1986 में जो है उसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ। उससे पहले उसने, जिसको नीनो अकीनो कहते थे, वो अपोजिशन लीडर था, उसको 83 में मर्डर करवाया। बड़ी मुबासरत है, बेनज़ीर को हमने अपोजिशन लीडर को मर्डर करवाया, उन्होंने भी करवाया। उसके नतीजे में 3 साल बाद कोरी अकीनो जो है वो इक़्तिदार में आ गई, फर्नांडो मार्कोस का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। तो ये वहाँ से गए, कहते वहाँ पे भी अलवी साहब पहुँचे और उनका निज़ाम देखने के लिए कुछ चंद साल पहले, और फिर रिपोर्ट पेश कर रहे थे, मिसालें दे रहे थे कि वहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब हो गई है। मैं कहता हूँ कि इनकी दलीलें और कहाँ से लाते हैं और क्या क्या राय देते हैं, अपनी मिसाल आप है। और उसके अंदर फिर 7 तड़ियाँ लगा रहे थे
फिर साथ बताया कि हमने देखो, हम तो नहीं थे, हम उस वक्त जो थे ना, जब ये 4 हलकों की बात हो रही थी, तो हम उस वक्त पीपल्स पार्टी के कैंप में थे, हम इस वक्त तहरीक इंसाफ में नहीं आए थे, और हमको तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं उन्होंने दिया जा रहा था। बड़ी एक तकलीफदेह सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा जी हमने कहा और ये बताया कि जी हमें जो है वो 4 हलके खोलो जिनमें धांधली भी है। उसकी भी मैं मिसाल में कई दफ़ा दे चुका हूँ कि वो ये फ्रॉड था। भाई जो हुआ, एक के बारे में जो उस्मान डार का हल्का था, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने उस्मान डार को फाइंड किया कि ये जो है अपने केस को आगे लेके चल नहीं रहा। बाकी एक आदमी ने रिजाइन कर दिया कि जी आप दोबारा इलेक्शन कर दो, मुस्लिम नून दोबारा जीत गई, साद रफीक भी जीत गया और याद सादिक साहब भी जीत गए। ले दे के पता नहीं, मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन का वैसे को फैसला आया पटिशन में, या कि उनके अंदर जो उन्होंने की हुई थी, या वो इस 4 में शामिल था, मुझे ये नहीं पता। अगर 4 में शामिल था तो बाद जहांगीर तरीन की सीट इनको वापस मिली। तो ये जो है झूठ, फ्रॉड, चाहे वो फरोग नसीम का देखा, इनका देखा है, ये जो कारोबार कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को आज इन्होंने तड़ी लगाई है और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। लेकिन मेरी बात भी सुन ले, और बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को जो तड़ी लगा रहे हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन गेम है बूमरैंग, वो फेंकते हैं ना तो सीधा आपके सीने की तरफ वापस आता है, आपका अपने गले पे पड़ता है। ये उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको फंदे में लेने पर तैयार है। चाहे काजी फायद ईसा साहब का केस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप साजिशें कर लो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट्स ले लो, जो कि मुझे आपको उसको भी किसी से बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के अंदर कितनी धांधली का अमकान है, क्यों इनको दर्द ज़ह है इन दोनों चीज़ों पे। दर्द ज़ह तो समझते हैं ना आप कि वो दर्द है इनको कि बार बार आती है। किस्सा मुख्तसर कि ये सारी अजाय तरकीबी और चीज़ें वो तरतीब पा रही हैं, जो मैंने कल कहा था कि चिंगारी ने शोला जवाला बनना है और इसको भस्म करके रख देना है। लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना है कि आया इमरान खान भस्म होते हैं अकेले, या इसके अंदर इसको लाने वाले होते हैं, और खुदा न खासा मेरे मुँह में खाक पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह रहम करे, वमा अलैना इल्लल बलाग।